हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसके पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो कौन सा था? इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट इज अ मैग्नेट, यानी मैग्नेट होता क्या है। तो देखो, मैग्नेट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, मेटल लाइक आयरन एंड निकल इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन एंड निकल। नेक्स्ट, मैग्नेट के पास में कितने पोल्स होते हैं? तो इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, अनलाइक पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक पोल क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, इट मीन्स कि अगर मान लो मेरे पास में दो बार मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये भी एक बार मैग्नेट है, ये मान लो मैग्नेट ए है और ये मैग्नेट बी है। ठीक है, तो मैग्नेट ए मैग्नेट बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये किस केस में करेगा? अगर यहाँ पे भी क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो देखो, ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ, दोनों अपोजिट पोल हुए, तो ये दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे साउथ पोल होता तो क्या होता, रिपेल। तो अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, पोल्स नेवर एग्जिस्ट अलोन, यानी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि केवल नॉर्थ पोल किसी के पास में हो या किसी मैग्नेट के पास में केवल साउथ पोल हो। तो ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ऐसा केस आपको दिखेगा ही नहीं जहां पे मैग्नेट सिंगल पोल के साथ में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इवन इफ यू कट अ मैग्नेट, अगर आप एक मैग्नेट को कट भी कर दोगे तो भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली वहां पे नॉर्थ एंड साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैं बोलूँ ये है एक बार मैग्नेट, मैंने इसको बीच में से कट कर दिया, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, तो अब ये क्या बन गया, एक ये इंडिविजुअल एक मैग्नेट बन जाएगा जो भी नॉर्थ और साउथ पोल हो जाएंगे यहाँ पे। और जो दूसरा कट पोर्शन था, ये तो साउथ पोल यहाँ पे था ही, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। तो अगर हम किसी मैग्नेट को कट भी कर देंगे तो भी ये हमेशा क्या करेगा, बाई पोल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी ऑटोमेटिकली इसके पास में पोल्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या हो गया, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर किसी भी चार्ज है, चार्ज के अराउंड क्या करता है, वो एक फील्ड या रीजन जनरेट कर देता है, जिसमें अगर हम दूसरे चार्ज को लेके आते थे तो वो क्या करता था, उसके साथ में अट्रैक्शन या रिपल्सन करता था। तो इसी तरीके से हम जब भी मैग्नेट की बात करेंगे तो मैग्नेट भी क्या करता है, अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट कर देता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ट, यानी अगर मान लो ये एक बार मैग्नेट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और मैं इसके केवल नॉर्थ पोल को भी कंसीडर करके चल रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा ये क्या करेगा, अपने अराउंड एक रीजन या फील्ड जनरेट कर देगा, जिसमें अगर हम किसी दूसरे मैग्नेट को लेके आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन। तो उसी फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे देखो ये अर्थ है, तो अर्थ अपने अराउंड क्या कर रहा है, एक फील्ड जनरेट कर रहा है जो कि क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फील्ड को, या जो ये जो लाइंस दिख रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और ये जो अपने अराउंड रीजन जनरेट कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। क्लियर हुआ? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इट इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ड। ठीक है, और हमने यहाँ पे डायग्राम से समझा कि अर्थ अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट कर रहा है जो कि कैसा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इनको हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फोर्स लाइन दोनों सेम ही होती हैं। अब जहां पे फोर्स आ गया तो वो कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो देखो, हम सिंपल डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये एक फील्ड लाइंस है और एक दूसरी फील्ड लाइंस है, इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया इस पॉइंट पे, लेट पॉइंट इज पी। अब इस पॉइंट पी पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों कर्व के रिस्पेक्ट में एक टेंजेंट ड्रॉ होंगे। तो एक टेंजेंट ये हो गया, लेट सपोज दैट T1, और ये टेंजेंट जो है ये है T2। अब देखो, टेंजेंट बेसिकली क्या कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है।
तो ये जो पॉइंट P है, क्या यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हमने? बिल्कुल। दोनों ही कर्व के रिस्पेक्ट में? बिल्कुल। अब बताओ क्या यहाँ पे दो टेंजेंट है तो दो अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी। तो अगर ऐसा है तो क्या ये कभी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए पॉसिबल है कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन रखे? नहीं। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो वहां पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है किसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। अगर मान लो ये बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट के अराउंड ये नॉर्थ और साउथ पोल है, तो हम बोलेंगे कि आउटसाइड द मैग्नेट क्या होंगे? कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगी। कहाँ से कहाँ जा रही हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ। अच्छा, आउटसाइड द मैग्नेट क्यों बोला है? क्योंकि भाई आउटसाइड द मैग्नेट ही होता है ये। इनसाइड द मैग्नेट क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। तो उनकी डायरेक्शन क्या होंगी? तो उनकी डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है। So inside the magnet, magnetic field lines will be from south to north. So outside the magnet, from north pole to south pole, and inside the magnet from south pole to north pole. ठीक है। नेक्स्ट, क्लोजर लाइन इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर किसी भी मैग्नेट की बात कर रहे थे हम, तो मैग्नेट में हमने देखा था कि अगर ये मान लो एक बार मैग्नेट है हमारा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ यहाँ पे खूब ज़्यादा है ना। तो अगर जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होंगी वहाँ पे क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो क्लोजर लाइंस इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, दे फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप। कंटिन्यूअस क्लोज लूप का मतलब क्या हो गया? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर साउथ पे टर्मिनेट, फिर साउथ से ओरिजिनेट होकर नॉर्थ पे, तो ये कैसा फॉर्म कर रही है? क्लोज लूप फॉर्म कर रही है। ठीक है। तो आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ। ठीक है। तो इसी वजह से ये कंटिन्यूअस क्लोज लूप फॉर्म कर रही है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसमें खास करके ये वाला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो एक बार मैग्नेट है यहाँ पे। बार मैग्नेट के अराउंड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होंगी? बहुत हाई होंगी, यानी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी। आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं? नॉर्थ से। और कहाँ पे टर्मिनेट हो रही जाके? साउथ पे। ठीक है। सो ये क्या है? एक बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया गया है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। ठीक है। सो करंट क्रिएट मैग्नेटिज्म। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक चार्ज होता है, रेस्ट पे होता है, तो वो अपने अराउंड क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अगर कोई भी एक मैग्नेट है तो वो अपने अराउंड क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? बिल्कुल। ये डिस्कवरी किसने की थी? हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड ने। अब ओरेस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने क्या बताया था? तो देखो यहाँ पे एक सेटअप दिख रहा है हमको। हम लोगों ने बैटरी लगाई हुई है यहाँ पे। ठीक है। ये एक वायर है जिसमें करंट पास हो रहा है, उसके नीचे हम लोगों ने एक यहाँ पे मैग्नेटिक निडल रखा हुआ है। ठीक है। तो जैसे ही करंट फ्लो होता है, यानी यहाँ से करंट पास होना स्टार्ट होता है, तो ये जो मैग्नेटिक निडल है इसमें क्या दिखता है हमको? डिफ्लेक्शन दिखता है। अब मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन कब होगा? जब उसके अराउंड क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब है कि जब भी इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, यानी करंट पास कर रहा है, तो क्या जनरेट कर रहा है? वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये हमने कैसे पता किया? इस निडल में डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है। अब ये जो डिफ्लेक्शन होता है ये किस पे डिपेंड करता है? तो ऑब्वियस है किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड पे। तो हम लोगों ने जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, यानी इसकी पोलैरिटी को चेंज किया, तो हमने देखा कि डिफ्लेक्शन जो है वो भी रिवर्स हो गया। इसका मतलब है कि यहां से जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, और उसी की वजह से वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर ले रहा है जब हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। क्लियर है? सो व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू अ वायर,
अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड जो भी उसके अराउंड जनरेट हो रही थी वो कैसी हो रही है भाई, तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ स्ट्रेट वायर अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द वायर, और उसी की वजह से निडल में क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी जनरेट होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप की होती है और इसी को हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। अब देखो जैसे ये मान लो वायर है, इस वायर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो क्या होगा, इसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब कैसी जनरेट होती है, वो कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में जनरेट होती है। तो जब भी किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके अराउंड क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है, तो वो कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होती है। ठीक है, ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसके अराउंड क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगी। अब हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास में डायरेक्शन भी होगी। क्लियर है। अब वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो रूल है दैट इज राइट हैंड थंब रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्टली एक्सप्लेन करने को आता है, एक्सप्लेन राइट हैंड थंब रूल। अब हमको दिख रहा है यहाँ पे देखो, कोई भी एक बंदा है जिसने क्या किया है, एक वायर को होल्ड किया हुआ है। तो ये जो डायरेक्शन किसकी दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट की। ठीक है, और इसने क्या किया, थंब को इस तरीके से, मतलब वायर को इस तरीके से होल्ड किया है कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में है, और इसने फिंगर को कर्ल किया, यानी जो वायर था उसको इनक्लोज कर रहा है, इनसर्कल कर रहा है। तो ये जो इनक्लोज या इनसर्कल कर रहा है, ये जो डायरेक्शन है ये दिखा रहा है किसकी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम बोलेंगे कि जो थंब है हमारा, ये किधर होना चाहिए, ये होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कुछ इस तरीके से समझो कि ये हमारा वायर है। ठीक है, इस वायर में क्या हो रहा है, ये जो निब है ये है डायरेक्शन ऑफ करंट की। तो मैंने क्या किया है, इसको अपने राइट हैंड में इस तरीके से होल्ड किया है कि जो थंब है हमारा ये करंट की डायरेक्शन में है, तो हम इसको इनक्लोज करेंगे, तो इन सर्कल कर रहे हैं, तो जो इन सर्कल की डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि when we hold a current carrying conductor in such a way that thumb indicates the direction of electric current, then enclosed finger will be the direction of magnetic field। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि थंब क्या है, करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो कर्ल्ड फिंगर किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन बता रहा है हमको यहाँ पे, कर्ल्ड फिंगर, और थंब क्या बता रहा है हमको, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। तो ये राइट हैंड थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये डायरेक्टली डिफाइन करने के लिए आता है कि डिफाइन राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर कॉइल। अब देखो सिंगल कॉइल था, हम लोगों ने बोला सिंगल वायर है तो उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक है। तो अगर हम सर्कुलर कॉइल की बात करेंगे तो सर्कुलर कॉइल के अलावा मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होंगी, तो नियर द वायर फील्ड लाइंस आर सर्कुलर, inside the coil the magnetic line becomes straight and parallel। अब ये जरा डायग्राम से समझते हैं कि ये है हमारा एक कॉइल है। ठीक है, अब इस कॉइल को हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें जब भी करंट पास होगा तो ये मैग्नेट की तरीके से बिहेव करेगा। तो इनसाइड द कॉइल क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पैरेलल हो जाएंगी। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो, यहाँ पे साउथ पोल, तो बट आउटसाइड द कैसा होगा, तो ये एक तरीके तो बार मैग्नेटिक तरीके से बिहेव करने लगेगा ना। ठीक है, so inside the coil the magnetic field lines becomes almost straight and parallel। this means that the field is nearly uniform inside the coil। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा। जैसे हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम एक जैसा दिखना चाहते हैं, राइट। तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। ठीक है, तो इनसाइड द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म है।
ठीक, अब देखो यहीं से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने बात करी थी कॉइल की। तो देखो ये कॉइल है हमारा, इसमें हमने क्या किया है, एक मेटल यानी आयरन के पीस को इंसर्ट कर दिया है। तो जैसे ही इस कॉइल के अंदर हम लोगों ने मैग्नेट यानी एक आयरन के पीस को इंसर्ट किया है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक बार मैग्नेटिक तरीके से बिहेव करने लगता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, सो अ मैग्नेट फॉर्म व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कॉइल अराउंड आयरन, यानी एक आयरन पीस के अराउंड हमने क्या किया है, कॉइलिंग कर दी है। उसमें से जब भी करंट पास करेगा तो वो किसकी तरीके से बिहेव करेगा, एक मैग्नेटिक तरीके से बिहेव करेगा। तो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये तो स्ट्रांग हो गया, दूसरा टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्यों है भाई, क्योंकि जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट हटा देंगे तो ये वापस से क्या है, मैग्नेट थोड़ी रह गया। तो ये मैग्नेट नहीं रहेगा, यानी टेम्परेरी है ये। जब चाहें तो हम इसको मैग्नेट बना सकते हैं, जब चाहें तो हम इसको मैग्नेट से बाहर भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो ये स्ट्रांग होता है, टेम्परेरी होता है, कैन बी स्विच्ड ऑन ऑफ। वही बात कर रहे थे हम लोग कि हम जैसे ही इस सप्लाई को कट करेंगे तो ये मैग्नेट नहीं रह जाएगा। ठीक है, पोलैरिटी कैन बी रिवर्स, यानी रिवर्सिबल है। वो कैसे, तो अगर हमने मान लो ये प्लस माइनस था, अभी अगर हम इधर से प्लस कर दें इधर माइनस कर दें तो इसकी पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये केवल और केवल हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट मूव कर रहे हैं। अदरवाइज इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है। ठीक है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, इसलिए केवल रिवीजन चल रहा है कि एक थॉरोली हम टॉपिक देख लें कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिन पे ज़्यादा फोकस करना है हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ठीक है, अब इनके यूजेस कहाँ पे, देखो क्रेन में हम यूज़ करते हैं, मोटर में यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिक बेल में करते हैं, घर में बेल होता है। हाँ ठीक, हाउ कैन द स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट बी इंक्रीज। तो अभी हम लोगों ने समझा था यहाँ पे कि अगर क्वाइल है हमारा, एक क्वाइल है, इसके अंदर हमने आयरन के पीस को रख दिया था और इसमें से हमने करंट पास करा दिया था, तो ये तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया था। अब बताओ, अगर हम जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वाइल कर देंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाएगी। अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो भी हमारा जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो पहला इसका आंसर देखो क्या क्या कह रहा है कि इंक्रीज द करंट, दूसरा इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न। वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्न जितने ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा अगला टॉपिक है, ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और सीबीएसई का बहुत फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, व्हाट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो, जो परमानेंट मैग्नेट होता है ये तो परमानेंट होता है, बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये कैसा होता है, टेम्परेरी होता है। अगर हमने करंट की सप्लाई बंद कर दी तो वो मैग्नेट नहीं रह जाएगा। दूसरा, नॉट कंट्रोलेबल, यानी हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, किसको, परमानेंट मैग्नेट को। बट जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रेंथ बढ़ा दें करंट की तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, कम कर देंगे तो कम हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न कम कर देंगे तो फिर मैग्नेट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, अगर बढ़ा देंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसी होती है, फिक्स्ड, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है ये एडजस्ट हम कर सकते हैं, एडजस्टेबल होती है। पोलैरिटी इसकी फिक्स होती है और ये रिवर्सिबल है, यानी हम जब चाहे करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो उसकी पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट परमानेंट होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड होता है, इसकी स्ट्रेंथ पोलैरिटी फिक्स्ड होती है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, टेम्परेरी होता है, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं इसकी पोलैरिटी को। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्स ऑन अ कंडक्टर। जब भी किसी कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, जब भी किसी भी करंट कैरी कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। ठीक है,
A current carrying conductor in a magnetic field, it will definitely experience as a force. डायग्राम में दिख रहा है हमको कि यहाँ पे हमने एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया है जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल है। यहाँ पे हमने इसके बीच में एक कंडक्टर रखा हुआ है ए बी। अब इसमें करंट पास होगा तो क्या होगा, इस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब हमको पता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका मतलब इसके पास में डायरेक्शन भी होगा। तो जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात हो रही है तो भाई कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में लॉ होने ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यही कहाँ पे हमारे काम आता है, मोटर्स में। तो मोटर्स को रोटेट कराने में यही फोर्स हमारा काम आता है। ठीक है, अब देखो जो हम लोग बात कर रहे थे कि कौन सा ऐसा रूल है जिससे हम उस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लें, तो वो रूल है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि इफ वी स्ट्रेच आवर फिंगर थंब इन सच अ वे दैट ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हमको अपना लेफ्ट हैंड लेना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड में हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से स्ट्रेच करने अपने फिंगर्स और थंब को कि सब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये भी आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हमें कुछ इस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है। इसमें देखो जो थंब होगा ये क्या करेगा, मोमेंट यानी फोर्स की बात करेगा। जो फोर फिंगर होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है, और ये जो मिडिल फिंगर होगा ये हमें बताएगा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल ये याद रखना है, एफ बी आई। ठीक है, अगर आपने हॉलीवुड मूवीज देखी हैं तो आपको एफ बी आई का मतलब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यूएसए की जो फोर्स या जो पुलिस है वो यूज करती है ना एफ बी आई। अब देखो एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। बी किसको इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, और जो आई है ये किसको है, इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, एफ बी आई। तो सीक्वेंस से भी याद हो जाएगा अपने को। ये क्या है, हमारा थंब है। ये क्या है, हमारा फोर फिंगर है। ये क्या है, हमारा मिडिल फिंगर है। ठीक है, तो स्ट्रेच करना है अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से कि थंब किसको इंडिकेट करेगा, दैट इज द मोशन या फोर्स की डायरेक्शन को। फर्स्ट फिंगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, सेकंड फिंगर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को। तो ये भी डिफाइन करने के लिए आता है कि डिफाइन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल विथ डायग्राम। तो डायग्राम आपने देख लिया है, डायग्राम सिंपल है, इसको बस हमको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, सबके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, अपना जो फैन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक मोटर में देखो क्या होता है, एक शाफ्ट होता है, ब्रशेस होते हैं, कम्यूटेटर होता है, रोटर होता है, कॉइल होती है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं। तो अपने पास में दो मैग्नेट्स हो गए नॉर्थ एंड साउथ पोल के। ठीक है, एक रोटर कॉइल हो गई, कम्यूटेटर हो गया, ब्रशेस हो गए, शाफ्ट हो गया। शाफ्ट क्या है, जिसपे हमारा पूरा सेटअप मूव कर रहा है। ब्रशेस क्या होते हैं, ये कार्बन ब्रशेस होते हैं। क्या होते हैं ये, कार्बन कार्बन ब्रशेस होते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब इसके मेन पार्ट्स क्या क्या है देखो, तो कॉइल है, मैग्नेट है, बैटरी है, ये क्या है, स्प्लिट रिंग्स होते हैं, और ब्रशेज हैं। तो ये दो रिंग है जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्प्लिट रिंग्स हैं। ठीक है, ब्रशेज हो गई। ठीक है, याद रखना इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है भाई, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो कॉइल है, मैग्नेट है, बैटरी है, स्प्लिट रिंग्स है और ब्रशेज हैं। ठीक है, स्प्लिट रिंग स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है, वो कंटिन्यूअस पावर सप्लाई करता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन को एक ही बनाए रखता है। क्योंकि हमारे जो घर में इलेक्ट्रिक करंट आता है वो कैसा होता है, अल्टरनेट करंट होता है। ठीक है, तो पोलैरिटी उसकी फिक्स रखनी होती है। ठीक है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे करते हैं हम लोग, तो फैन में करते हैं, मिक्सर में करते हैं, वॉशिंग मशीन में यूज़ करते हैं। तो जहाँ भी आपको इलेक्ट्रिक मोटर दिख जाए तो समझ जाओ कि ये वही है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो अल्टरनेट करंट क्या होता है, तो अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया भाई, वो अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर रहा है, यानी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो हमारे घर में जो सप्लाई आती है इलेक्ट्रिक करंट की वो कैसी होती है, अल्टरनेट करंट होती है। ठीक है, सो अल्टरनेट करंट इज द इलेक्ट्रिक करंट दैट चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली। ठीक है, यानी अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, पीरियोडिकली कर रहा है। हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हम केवल रिवीजन कर रहे हैं ताकि हम बहुत कम टाइम में ज़्यादा टॉपिक कवर अप कर लें। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू होम्स, जो हमारे घर में आता है, इंडस्ट्रीज में आती है, ऑफिस में आती है, वो सारी कैसी करंट होती है, हमारी अल्टरनेट करंट होती है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेट करंट क्या होता है, तो देखो फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा है क्लास 9th में। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी 1 सेकेंड में ये कितनी बार अप डाउन यानी अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है, यानी ऑसिलेशन कितना कर रहा है 1 सेकेंड में, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब ये अल्टरनेट करंट जो है इंडिया में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो दैट इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, करंट चेंजेस डायरेक्शन 50 टाइम्स पर सेकेंड। अब ये 50 हर्ट्ज का मतलब ही क्या हो गया कि करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को 50 टाइम्स पर सेकेंड में चेंज कर रहा है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था ना कि 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब 1 सेकेंड में 50 टाइम्स वो अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, सो इन 1 सेकेंड टोटल साइकिल्स कितनी हो गई, 50 साइकिल्स, और ईच साइकिल में कितने रिवर्सल होंगे डायरेक्शन के, तो 2 होंगे। जैसे देखो ये क्या हुआ, ये एक साइकिल हुई, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 2 बार इसने अपनी डायरेक्शन चेंज किया, प्लस माइनस तो फिर 2 बार किया, यानी 1 सेकेंड में कितने साइकिल हुई, 50 साइकिल्स। और कितनी बार डायरेक्शन चेंज किया इसने, तो हम बोलेंगे 100 टाइम्स, क्योंकि जस्ट डबल हो गया ना। अब देखो ये डायरेक्ट करंट क्या है, तो जो हम लोग सेल यूज करते हैं वहां से जो हमको करंट मिलता है वो कैसा होता है, डायरेक्ट करंट होता है। तो डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन एक ही होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सेल हो गए, बैटरी हो गए, पावर बैंक हो गए, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारा डायरेक्ट करंट के। अब देखो कंपेरिजन ऑफ एसी एंड डीसी, कभी कभी पूछा जाता है कि विच वन इज एडवांटेजियस, लाइक मतलब एसी और डीसी में हमको क्या यूज करना चाहिए। देखो डायरेक्शन की बात करें तो एसी की डायरेक्शन चेंज होती है, डीसी की डायरेक्शन कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है। सोर्सेज की बात करें तो एसी का जो सोर्स होता है वो पावर स्टेशन होता है, हमने अपने घर के मतलब सिटीज़ के बाहर भी देखे होंगे कि पावर स्टेशन होते हैं। डीसी की जो सोर्स होता है वो बैटरीज होती हैं। ट्रांसमिशन, एसी का ट्रांसमिशन ईजी होता है, डीसी का डिफिकल्ट होता है, यानी इसमें पावर लॉस ज़्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 50 हर्ट्ज है। डीसी की तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा है। अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है यूएसए में कितनी यूज होती है, यानी यूएसए में जो एसी की फ्रीक्वेंसी यानी अल्टरनेट करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, तो देखो इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, इसको हम बहुत दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पावर लॉसेज एसी में कम होते हैं एज कंपेयर टू डीसी। वोल्टेज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इजिली, किसमें, एसी में, इसीलिए हम एसी का ही यूज करते हैं हर जगह। और ये मोर इकोनॉमिकल भी हो गया भाई, इकोनॉमिकल क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है भाई, ये जो है ये बहुत कम रेट में ही हम ट्रांसफर कर पा रहे हैं। यूज फॉर डोमेस्टिक सप्लाई, ठीक है, तो एडवांटेजेस इसके यही हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस हम ट्रैवल करा सकते हैं, इसमें पावर लॉसेस कम होते हैं, इसका वोल्टेज ईजिली इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, मोर इकोनॉमिकल होता है, और हम डोमेस्टिक में इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक सर्किट, तो हमने देखा हुआ है भाई, घर में वायर लगे हुए हैं सबके, तो सबने देखा है कि उसमें एक रेड कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है, एक ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, जो लाइव वायर होता है वो हमारा रेड या ब्राउन कलर का होता है, जो हमारा
न्यूट्रल वायर होता है वो हमारा ब्लैक या ब्लू कलर का होता है, और जो हमारा अर्थिंग होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। अब देखो लाइव वायर क्या करता है, ये करंट सप्लाई को कैरी करता है। न्यूट्रल वायर जो होता है ये सर्किट को कंप्लीट करता है। जो अर्थ वायर होता है ये क्या करता है, हमारा सर्किट को इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि कुछ वायर्स बने हुए हैं, इनमें लाइव वायर कौन सा है, न्यूट्रल वायर कौन सा है और अर्थ वायर कौन सा है, ये आपको समझ लेना है। ठीक है, कलर कोडिंग के बेसिस पे। ठीक है, डोमेस्टिक वायरिंग कैसी होती है, तो पैरेलल वायरिंग यूज करते हैं हम लोग डोमेस्टिक सर्किट में। क्यों करते हैं भाई, इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो ऑल अप्लायंस रिसीव द सेम वोल्टेज, ईच अप्लायंस वर्क्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, यानी कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं है। इफ वन अप्लायंस इज फेल अदर वर्क नॉर्मली, दैट्स वाई इन डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम वी यूज पैरेलल वायरिंग, क्योंकि सभी अप्लायंसेज इंडिपेंडेंट चलते हैं, सबको सेम वोल्टेज मिलता है। अगर कोई भी एक खराब हो गया तो दूसरा काम करेगा। सेफ्टी डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, तो ये एमसीवी दिख रहा है आपको, और एक फ्यूज भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो फ्यूज होता है जो कि क्या करता है, हमारा ओवर हीटिंग को प्रिवेंट करता है और ये सर्किट को क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो अप्लायंस है वो बच जाता है। ठीक है, एमसीवी क्या होता है भाई, ये ऑटोमेटिकली स्विच कर जाता है, रिप्लेसेस फ्यूज और ट्रिप ड्यूरिंग फॉल्ट। देखा होगा कभी घर में फॉल्ट हो जाता है तो एमसीवी ट्रिप कर जाती है तुरंत। ठीक है, ट्रिप मतलब ये क्या होगा, पहले ऊपर की तरफ होगा ऑन मोड में। ठीक है, जैसे ही फॉल्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा, यानी डाउन हो जाएगा। ठीक है, यानी एमसीबी ट्रिप कर गई, तो उसने क्या किया, पावर सप्लाई को कट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे अप्लायंसेस सेफ रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेफ्टी के रूल्स क्या क्या हैं, तो देखो नेवर टच स्विचेस विथ वेट हैंड्स। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम गीले हैंड से उसको टच करेंगे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास कर जाएगा हमारे थ्रू, तो फिर समझ जाओ फिर हमारा क्या होगा। डू नॉट ओवरलोड सॉकेट, पता चला 5 एम्पियर का सॉकेट है, उस पर हम 16 एम्पियर का अप्लायंस चला रहे हैं, तो ये भी कभी भी नहीं करना चाहिए, ओवरलोड नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यूज़ प्रॉपर क्वालिटी वायर्स। ठीक है, अगर मान लो लोड हमारा 16 kVA का है तो हमें उसके हिसाब से ही वायर को लेना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे अगर मान लो बहुत पतला सा वायर है, उसकी लोड कैपेसिटी बहुत कम है, तो हमें उसमें ज़्यादा हैवी अप्लायंसेस नहीं चलाने चाहिए। इंश्योर अर्थिंग कनेक्शन, अर्थिंग हमारी बहुत हेल्प करता है। अर्थिंग क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिक करंट जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट का होगा उसको पास कर देगा कहाँ, ग्राउंड पे, इसलिए अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए। रिपेयर डैमेज वायर इमीडिएटली, डैमेज वायर को तो ऐसे छोड़ना ही नहीं चाहिए, अगर हम उसको टच कर देंगे तो क्या होगा, तुम्हें भी पता है क्या होना चाहिए, हम चले ही जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने बहुत जल्दी में चैप्टर को ख़त्म किया है, क्यों, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, हम सारे टॉपिक को थॉरोली देखना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि टॉपिक डिटेल में पढ़ना तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आप देखना। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, थैंक यू।